इतना ही नहीं बल्कि फ्लेक्स डिस्प्ले के अंदर हम जो है अपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं गैप को जो है 50 पिक्सल बढ़ा दूं क्या, तो गैप को भी बढ़ा देते हैं 50 पिक्सल। तो अभी हम देख रहे हैं जैसा हमने लेआउट यहाँ पर देखा था, ये लेआउट ये हमारा 2D लेआउट यहाँ पर बनकर आ चुका है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Dev2DS से यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे होंगे एडवांस CSS। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि मास्टर CSS वन शॉट पर थी अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसको जो है विजिट कर लीजिए, देन आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस जो बेसिक्स हमने पूरे CSS के सीखे थे वो यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। देन अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो थोड़े बहुत डाउट्स और कन्फ्यूजन आपको आ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से थोड़ा बहुत CSS बेसिक्स जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देन आप यहीं से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो आप सभी के मन में अभी आ रहा होगा कि बेसिक CSS जिसके थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट की स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी हमें जो है इस वीडियो की और एडवांस CSS की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कस्टम लेआउट्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इमेजिन आपने कोई भी वेबसाइट बनाई जो कि डेस्कटॉप पे तो अच्छे से विजिबल है, बट जब आप किसी अदर डिवाइस पे उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो सही से विजिबल नहीं होती है। मतलब कि जैसे आपके कोई भी एलिमेंट्स विंडो से बाहर जा रहे हो या कोई एलिमेंट साइज में बिल्कुल छोटा दिख रहा हो या कोई बड़ा या कोई इधर उधर फ्लोट कर रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए जो है हम एडवांस CSS का यूज़ करते हैं। सो कस्टम लेआउट्स, डिफरेंट कस्टमाइजेशंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स में ला सकते हैं, तो वो सभी हम आज की वीडियो में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने की पॉइंट्स जो है नोट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे आ रहा होगा फ्लेक्स बॉक्स, एंड देन second will be grid box, and then third will be media queries। और मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं ये सभी भी हम अभी देख रहे होंगे। मतलब अभी पहले मैं टॉपिक्स लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम ये सभी जो है प्रैक्टिकली VS कोड में जाकर सभी चीज़ें देख रहे होंगे। देन फोर्थ विल बी एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स। एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स में जैसे आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड, ये सभी जो हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डीप में हम ये सभी नहीं देखेंगे। और अगर आप चाहोगे कि इस पर भी मैं डीप में एक वीडियो बना दूँ पूरा, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। बाकी हम ज़्यादा डीप में एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स को नहीं देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स से। उसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, एंड देन यहाँ पे मैं पहले एक बार हेडिंग जो है मार्क कर देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। और एक बार पहले हम चल के VS कोड में थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हम यहीं पे आ रहे होंगे। तो VS कोड अपना ओपन कर लेना है आपको, और यहाँ पर हम एक बार कर लेंगे LS, और यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी वन बना लेंगे एडवांस CSS के नाम से, और एडवांस CSS, देन चेंज कर लेंगे डायरेक्टरी एडवांस CSS में, और देन LS। और यहाँ पर हम दो फाइल बना लेंगे, index.html एंड देन style.css। एंटर कर लेंगे तो आप देख रहे होंगे एडवांस CSS में दो फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। तो आप यहाँ से जो है बना सकते हैं, अगर आप टर्मिनल के साथ ज़्यादा यूज टू नहीं है तो आप यहाँ से जो है सभी बना सकते हैं। बाकी अब मैं एंटर कर लूँगा index.html में, और यहाँ पे शॉर्टकट से मैं जो है कर दूंगा एंटर अपनी बॉलर प्लेट। और अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स, और इसको सेव करने के बाद बॉडी वगैरह इन सभी में हम बाद में भी सब लिख रहे होंगे। तो चल लेते हैं एक बार से अपने फिर से वापस से अपने नोट पैड की स्क्रीन पर। तो पहले एक बार देख लेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है और इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे हम VS कोड में, वहीं पे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और देयर वैल्यूज़ हम वहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। फ्लेक्स बॉक्स इज़ यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड लेआउट। मतलब हम जैसे अपना वेब पेज हमारा है तो उसमें हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपने वेब पेज में हमको चाहिए, तो वो हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू जो है अचीव कर सकते हैं। ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पहले एक बार मैं जो यहाँ पे थोड़ा एक शेप ऐड कर देता हूँ। जैसे हम देखें कि हमारा वेब पेज, जैसे हमने एक वेब पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हमारा वेब पेज यहाँ पे जो है आ गया। मान लीजिए ये हमारा वेब पेज है, और इसमें जो है अब हम इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। अब इसमें हमारे क्या होता है, दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस। तो वो एक्सिस मैं जो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस हमारी हो गई एंड वाई एक्सिस हमारी हो गई। और हमने जो है बाहर हमने थोड़ा हमारा जैसे HTML का हमारे पास पेज है, उसके अंदर एक कंटेनर डिव होगा, और उस डिव के अंदर हमारे पास तीन डिव हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो सभी डिव जो हैं मेरे एक ही लाइन में दिखें और डिफरेंट पोजीशंस पे जो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। पिछली CSS में हमने देखा था, जब बेसिक वीडियो देखी थी, कि इनलाइन CSS से हम जो है एक ही लाइन में सभी कंटेंट को दिखा सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जब मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर डिव है, यहाँ पर एक कंटेनर डिव है, और इसके अंदर मेरे पास जो है तीन डिव्स और हैं।
1 2 3 डिव, 1 2 और 3। और ये डिव मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, जैसे इनलाइन, जैसे मैं सी एस एस जैसे सेट करता हूँ इनलाइन डिस्प्ले, तो ये 1 डिव है, ये सेकंड डिव है, और ये जो है मेरा थर्ड डिव यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा विथ वगैरह मैंने सेटअप कर रखी है, मान लीजिएगा आप सीएसएस से। तो ये तीनों जो है एक ही लाइन में, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर मैंने इसकी डिस्प्ले जो मैं सेट कर देता हूँ इन लाइन, बट ये मेरे को कहाँ दिखेगा, जहाँ पे ये एलिमेंट वेब पेज में होगा उसी जगह ये दिख रहा होगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो बॉडी के, बिल्कुल सेंटर में। ये वेब पेज है, यहाँ से जो है ये इस जगह पर भी दिख रहे हैं तीनों डिव ऐसे, बट मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में दिखें कुछ इस जगह पे। तो वो किस तरह से होगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का। फ्लेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम इन सभी डिव्स को एक ही रो या कॉलम में तो दिखा ही सकते हैं, बट इनकी जो है हम अलाइनमेंट है जो है हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों को जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं जो है इसको यहाँ से कट कर दूंगा इतनी चीज़ को। ये कट करने के बाद अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे पास 3 डिव हैं, कंटेनर डिव के अंदर 3 डिव्स और हैं, तो इन तीनों डिव को जो है मैं बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, पहले थोड़ी सी एस एस जो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कंटेनर डिव की क्या सी एस एस होगी, ताकि वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लिखते कैसे हैं। ये कंटेनर डिव है, ये हमने सी एस एस लिखने के लिए यहाँ पर जो है डिस्प्ले, और जैसे डिस्प्ले लिखते हैं फिर इसकी यहाँ पे वैल्यू हम सेट कर देते हैं फ्लेक्स। अब फ्लेक्स से होता क्या है, ये जो पूरे डिव्स हैं जो कि जब तक हमने इस पे इनलाइन प्रॉपर्टीज नहीं सेट की थी डिस्प्ले की वैल्यू, तो ये एक के नीचे एक अभी आ रहे थे, और ये इस तरीके से आ रहे थे। इनकी अगर विड्थ अलग अलग हो तो ये अलग अलग विड्थ और हाइट गैदर कर रहे होंगे, बट मैंने सेम ही विड्थ का भी माना है, तो आप भी सेम विड्थ का मानेंगे। तो डिस्प्ले फ्लैग से क्या होगा, ये तीनों जो है डिव ये इस तरह से ये इस लेआउट में हमको देखने को मिलेंगे, और इनके बीच में जो है गैप बिल्कुल ये नहीं होगा, ये तीनों एक तीसरे में बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन होंगे। गैप के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें गैप, मैं इसको लिख देता हूँ 10 पिक्सल। जैसे ही लिखता हूँ तो ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे 10 पिक्सल हम मान लेंगे, तो ये गैप जो है फिर आ जाएगा इसमें दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमने कंटेनर पे लगाया है, तो मतलब ये जितने भी उसके अंदर डिव होंगे सबके बीच में गैप आ जाएगा। तो ये इस तरीके से तो हम पहले भी जो है बिल्कुल डिस्प्ले इनलाइन जो है सेटअप करके फिर ये अचीव कर पा रहे थे। तो स्पेशल फ्लेक्स डिस्प्ले में क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तीनों आइटम्स जो है मेरे वेब पेज के इस प्लेस पे दिख रहे होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में दिखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो हमारी, इसको पहले एक्स लिख देता हूँ, बाकी आप सभी को पता ही होगा ये एक्स एंड वाई। तो एक्स एक्सिस पे जो है हम मूव करने के लिए प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। और वाई एक्सिस पे जो है मूव और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। इनकी वैल्यू जो हम डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, वो सभी अभी हम सीधे वी एस कोड में जाकर देख रहे होंगे। अभी मैं सेंटर का बता देता हूँ आपको कि सेंटर में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे सी एस एस जब हम लिख रहे होंगे इन डिव्स के लिए, जो कि कंटेनर डिव है, इसमें हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स, क्योंकि अभी हम सेंटर के लिए देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं अलाइन आइटम्स यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद इसको वैल्यू प्रॉपर्टी को हम दे देते हैं सेंटर। तो ये क्या होगा कि इस तरह ऊपर से नीचे जो वाई एक्सिस है इसमें ये जो है सेटअप करेगा कि ये बिल्कुल सेंटर में डिव हमें दिखे। तो ये इस जगह पर डिप जो है आ जाएंगे इस प्लेस से, यहाँ पर ये डिप जो है पहुंच जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि ये इस प्लेस पे ना दिखकर बिल्कुल मुझे यहाँ बिल्कुल सेंटर में तीनों दिखें। इनके बीच में अभी गैप मैंने यहाँ नहीं दिखाया, बट आप मान लीजिएगा गैप है। तो सेंटर में दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको मेरे पास जो है जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होगी जस्टिफाई कंटेंट। मैं जैसे ही इसको भी सेंटर लिखता हूँ, ये जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। यहाँ से जो ये 3 डिव्स मेरे पास थे, ये बिल्कुल यहाँ पर जो है सेंटर में पहुंच जाएंगे। सो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम वाई एक्सिस पे इनका अलाइनमेंट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हेल्प से हम जो है एक्स एक्सिस पे इनका जो है अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और बात जो है बिल्कुल यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर मैं पहले चाहता हूँ ये जो 3 डिव जिनकी डिफॉल्ट जो है डिस्प्ले इस तरह से थी, मैं चाहता हूँ कि ये इसी फॉर्म में रहे, बट ये मैं अलाइन कर सकूँ अपने तरह से सेंटर में, एंड में, या फिर बीच में, किसी भी जगह में चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने सेट कर दिया और ये जो है बिल्कुल रो वाइज जो हो गए, बट यहीं पे हमारे पास जो है फ्लैक्स में और जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि हम जो है और अपने बिहेवियर को और कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को नहीं, एलिमेंट के बिहेवियर को। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपली एक प्रॉपर्टी और लिखता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब होगा, इससे मैं जो है कंट्रोल कर सकता हूँ कि इसको मैं रो वाइज फ्लैक्स करूँ या फिर कॉलम वाइज फ्लैक्स करूँ। अगर मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ
जो कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसकी होती है वो बिल्कुल रो ही होती है, तो ये रो वाइज जो है फ्लेक्स हुआ है। बट अगर इसकी जगह मैं रो की जगह यहाँ पर कॉलम लिख दूँ, तो ये जो कंटेंट है ये हमारा इस तरीके से ये कॉलम में आ रहा होगा। और ये सभी अब हम देख रहे होंगे वीएस कोड में, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये क्या क्या लिख दिया यहाँ पर। तो इतना समझने के बाद अब हम चल लेते हैं वीएस कोड में, और वहाँ पर हम सीधे देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चल लेते हैं सीधे अपने वीएस कोड में यहाँ से, और ये आ जाएंगे अपने वीएस कोड में यहाँ पर। जितना हमने सेटअप यहाँ पे छोड़ा था इसको यहीं पर फिर से वापस बॉडी के अंदर जैसा हमने वहाँ पे देखा सीधे वही कंटेनर्स हम यहाँ बनाएंगे। पहले मैं अपने एआई को जरा थोड़ा शांत करा लेता हूँ, और यहाँ हम बना लेंगे अपना कंटेनर डिव, और इसके अंदर हम अपने 3 डिव्स और बना लेंगे जैसा हमने वहाँ पर भी देखा था। ये हमारा डिव 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डिव 3। डिव 3 अब इसको जो है पहले यहाँ पर हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, गो लाइव। इसी लाइव हो रहा है, पहले अपन लोग इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रीव्यू नहीं आएगा हमने, क्योंकि अभी तक इसमें कोई हाइट वेट कलर्स वगैरह नहीं दिए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिंक कर लेते हैं अपनी CSS, और ये सभी हमने देखा था अपने जो बेसिक ओवरव्यू ले रहे थे CSS का पूरे वन शॉट में, वहाँ हमने देखा था, तो ये हम रिपीट नहीं करेंगे। CSS फाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पे अपन लोग जो है एक बार यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो है वैल्यूज़, माफ़ कीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ अपनी दे लेंगे। जो हमारे बॉयलरप्लेट कोड होता है वो लिख लेंगे एक बार, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0, एंड देन स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर लेंगे, एंड देन हम कर लेंगे लिस्ट स्टाइल नन, देन हम कर लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बॉयलर प्लेट कोड, जो कि हम सभी CSS वेब पेजेस जब भी अपने बनाते हैं तो CSS फाइल्स में जो हम लिखते हैं ये सभी हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इसको विड्थ दे देंगे 100%, और HTML को हाइट भी दे देंगे 100%। बॉयलर प्लेट कोड लिखने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंटेनर में, और अपने कंटेनर को भी हम यहाँ पे विड्थ यहाँ से दे लेंगे 100%, और हाइट भी हम इसकी 100% कर लेंगे। और अब हम आते हैं अपने डिव्स में, जो हमने डिव अभी बनाए थे, डिव 1 कॉमा डिव 2 और कॉमा देन डिव 3 यहाँ पर। और इन तीनों को भी जो है हाइट एंड विड्थ हम दे लेंगे, हाइट इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल और विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल। तीनों जो है स्क्वायर बॉक्स हमारे बन चुके हैं। और कलर अब हम तीनों को देंगे, पहले डिव 1 को हम यहीं पे कलर दे देंगे, एक बैकग्राउंड कलर, इसको हम कर लेंगे रेड। और डिव 2 जो हमारा है इसको हम कर लेंगे, हमारा बन जाएगा ये बैकग्राउंड ब्लू। और थर्ड हमारा डिव जो आता है डिव 3, ये हमारा बन जाएगा बैकग्राउंड ग्रीन। तो अब हम यहाँ पे जो है एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, सीधे करेंगे यहाँ पर, तो हम देख रहे होंगे अपने ब्राउज़र में कि तीनों डिव जो हमारे 1 बाय 1 एक के बाद एक नीचे दिख रहे हैं। बट मैं, जैसा कि हमने भी फ्लैक्स बॉक्स में सीखा था कि इनको जो है हमको डिस्प्ले फ्लैक्स करके हम एक ही लाइन में जो है सब कंटेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अब अपने कंटेनर को जो है प्रॉपर्टी दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। अब इससे होगा क्या, ये आप देख सकते हैं तीनों जो है हमारे अलाइन हो चुके हैं एक ही रो में। अब रो में आ चुके हैं, बट हमको इसमें गैप भी चाहिए, तो गैप हमने प्रॉपर्टी देखी थी, गैप यहाँ पर हम कर लेंगे 10 पिक्सल। इसे 10 पिक्सल करते हैं, तीनों के बीच में गैप दिख जाएगा, और 10 पिक्सल ही हम गैप रखें, या इसको थोड़ा सा हम 50 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस में गैप दिखेगा तो हम समझ पाएंगे सही से कि हो क्या रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हम अलाइनमेंट अपना कैसे कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव में। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा था अलाइन सेल्फ, ये आ गया है अलाइन आइटम्स, इसको हम कर देंगे सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट, JCC हम लिखते हैं शॉर्ट प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये अब देखिए आप बिल्कुल जो है पूरा का पूरा वेब पेज के सेंटर में हमारे तीनों डिव आ चुके हैं। तो हुआ क्या, जैसा कि मैंने यहीं पे बताया था आपको कि जब हम अलाइन आइटम्स जैसे ही लिखते हैं तो, और उसकी प्रॉपर्टी सेंटर देते हैं, तो ये कंटेंट हमारा जो है इधर यहाँ से टॉप से सेंटर में आ जाता है। और जब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी सेंटर लिखते हैं तो इस जगह से ये जो है यहाँ पर सेंटर में आ जाता है। ऐसा ही यहीं पे हुआ है, मैं आपको जैसे दिखाऊं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट ये हटाता हूँ तो अभी आप देख रहे होंगे ब्राउज़र विंडो में, ये देखिए बिल्कुल यहीं पे आ चुका है। जैसे ही मैं इसमें जो है ये ऐड कर देता हूँ और फिर देखते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है।
तो और क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसके अंदर वो हम देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट को हम क्या क्या वैल्यू देते हैं। एक हमारे पास होती है, या जैसे मैं लिखूंगा स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। तो तीनों प्रॉपर्टी एक बार हम देखते हैं देकर, और उसके नीचे भी देख रहे होंगे फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट, स्ट्रेच, सेव। ये सभी आप डिफरेंट डिफरेंट लेआउट के लिए अपने बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्पेस अराउंड जैसे हम देते हैं, सेव करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये तीनों जो हैं बीच में स्पेस आ जाता है इनके, और सेंटर से भी स्पेस आ जाएगा, और माफ़ कीजिएगा स्टार्ट से भी स्पेस होगा, एंड से भी। बट जब स्पेस बिटवीन हम इसको करते हैं तो ये कंटेंट के जो है स्टार्टिंग और एंड से स्पेस हट जाएगा, बस बीच में स्पेस रहेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। और स्पेस इवनली भी हम देख लेते हैं। इवनली में क्या होगा, सबके बीच में जो है बिल्कुल बराबर बराबर स्पेस आ जाता है, और इवनली है जो सभी जो है एक लाइन में जो है आ जाते हैं। और इसी तरह से अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी जैसे मैं देखता हूँ, अलाइन आइटम जैसे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, और या फिर सेंटर। मतलब या तो आप उसको जो है टॉप में रख सकते हैं, या सेंटर में, या बॉटम में। एक बार हम देके देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट में, तो ये क्या करेगा, टॉप में पहुंचा देगा। और फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये क्या करेगा, बिल्कुल बॉटम में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से जो है हम अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अभी इसको हम सेंटर सेंटर कर लेंगे दोनों को। इसको भी हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि ये अभी सेंटर में तो है, बट मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम वाइज रहें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे फ्लेक्स बेसिस, माफ कीजिएगा फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कर देंगे कॉलम। कॉलम करेंगे तो ये बिल्कुल एक के बाद एक रो में आ जाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था, यहाँ पर ये सभी अलाइन थे, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है हमारे पास, फ्लेक्स बेसिस। इससे हम क्या करते हैं कि अगर ये फ्लेक्स जो है डायरेक्शन हमारा कॉलम है, देन तो ये इसकी जो है हाइट सेट करेगा। और अगर ये फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा रो है, देन ये इसकी जो है विड्थ सेट कर रहा होगा। फ्लेक्स बेसिस में हम वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे 100 पिक्सल हम इसको दें। फिर देखें, क्योंकि 100 पिक्सल ही था, तो इसको हम जो है 500 पिक्सल कर देते हैं। बट माफ़ कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड प्रॉपर्टी है, तो ये चाइल्ड में लगती है। div 3 इन सभी को मैंने 500 पिक्सल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी हाइट सेट कर दी है इसने, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है। और ऐसे ही अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन इसको कर दूं रो, तो ये क्या करेगा, इनकी जो है वेट सेट कर देगा यहाँ से 500 पिक्सल। तो इस तरीके से वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। और अब देखते हैं कि फ्लेक्स डिस्प्ले जब हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इतना तो अब हमने देख ही लिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ये डिव को एक बार और कॉपी पेस्ट कर लूँ। दो सेट हमारे पास बन जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा और समझने में और इजी रहेगा। अभी जो प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखेंगे, इसका जो फ्लेक्स बेसिस है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम देखेंगे तो ये सेंटर में आ चुके हैं सभी। तो अब हम देखते हैं कि जो है फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो होती है डिस्प्ले की, वो रिस्पॉन्सिवनेस में कैसे हेल्प करती है। तो एक बार जो हम यहाँ से इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे। अभी हम देखें तो ये जो है एलिमेंट्स, वो जैसे ही मैं इसको श्रिंक करता हूँ तो ये जो है बिल्कुल हाइट जो है बिल्कुल इनकी यहाँ से इनविजिबल हो जाती है। और इस तरीके से अभी तो ये जो है रिस्पॉन्सिव यहाँ पर वेबसाइट नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप वेबसाइट को जो है अदर डिवाइस में खोलें तो वहाँ पर भी वो अच्छा उसका यूआई दिखे। बट यहाँ पे जो हो रहा है, ये बिल्कुल श्रिंक हो जा रहे हैं एलिमेंट्स। बट नीचे अपनी जो है एक ही कॉलम में है, ये माफ़ कीजिएगा एक ही रो में है, और ये जो है चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी रो को। तो इस चीज़ को जो है सही करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने यूज़ किया, फ्लेक्स हम रैप यहाँ पे करेंगे, इसको कर देंगे रैप। जैसे ही रैप पे करते हैं हम सेट, आप देख रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, जैसे इसको टच करता हूँ ये नीचे कॉलम में चला जाता है। और फिर से आएंगे तो ये नीचे कॉलम में, फिर से ये नीचे कॉलम में। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से आ जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ कि ये रैप ना हो, तो नो रैप यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं कितना ही श्रिंक कर लूँ ये जो है रैप नहीं होगा। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो था वही यहाँ पे रहेगा। बट हम जो है इसमें रैप का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो है कंटेंट और रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि फ्लेक्स डिस्प्ले के अंदर हम जो है अपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन डिव सेकंड नंबर पर दिखे, ब्लू डिव जो है वो फर्स्ट पर दिखें, और रेड सबसे लास्ट में दिखें, तो इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को यहाँ पर यूज़ करना होगा ऑर्डर प्रॉपर्टी का। जैसे मैं लिखता हूँ ऑर्डर, और इसको कर देता हूँ 1। तो यहाँ हम देखेंगे ब्लू जो है लास्ट में आ गया है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट ऑर्डर हम इसका टॉप में है, और ये 1 कर दिया तो ये बाद में रखेगा। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर 2 कर दूँ तो ये ब्लू जो है सबसे फर्स्ट में आ गया है। अब रेड को जो है यहाँ पर हमको ग्रीन यहाँ पर है, और नीचे हमारे पास ग्रीन अलग है और रेड यहाँ पे है, तो इसको हमको 3 करना होगा। एंड यहाँ पे ऑर्डर हम लिखेंगे
और कौन सा आ गया ये ऑर्डर 2। ऐसे ही करूंगा, देखेंगे जैसा मैंने कहा था, ब्लू फर्स्ट, ग्रीन सेकंड एंड रेड थर्ड। ऑर्डर्स मीन सिंपल, जैसे ऑर्डर नॉर्मल जो फॉर्म वर्ड का मीनिंग है ऑर्डर का, वही मीनिंग यहाँ पे होगा कि हम किस ऑर्डर में उसको रख रहे हैं, 1 सेकंड एंड देन थर्ड। तो इस तरीके से जो है डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स जो हमारी प्रॉपर्टी जो है काम करती है, और इस तरह से हम डिफरेंट जो है लेआउट उससे अचीव कर सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है ग्रिड बॉक्स। तो चल लेते हैं अपने जो है नोट पैड में, माफ़ कीजिएगा वन नोट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेंगे, उसके बाद अपन लोग हम देख रहे होंगे सेकंड जो हमारा आता है ग्रिड बॉक्स। तो यहाँ पर अपन लोग हम लिख लेते हैं अब सेकंड ग्रिड बॉक्स। अब आप देख रहे होंगे फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड बॉक्स, दोनों जो है सेम सेम से नाम दिख रहे हैं क्योंकि इनके बाद में बॉक्स है। दोनों सेम सेम से हैं भी, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है दोनों में है। फ्लैक्स बॉक्स भी जो है स्ट्रक्चर्ड लेआउट वेब पेजेस बनाने के लिए काम आता है, एंड ग्रिड बॉक्स भी जो है सेम इसी काम के लिए यूज होता है। बट जैसे फ्लैक्स वर्ड से समझ आ रहा था, सिंगल रोज और सिंगल कॉलम में हम यूज कर रहे थे, बट ग्रिड हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स काइंड ऑफ बिहेवियर अपने वेबसाइट पेजेस में लाने के लिए। मैट्रिक्स मतलब जैसे वो 2D होता है, तो इसी तरह से ग्रिड में भी जो है हम 2D लेआउट्स हम बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, पहले हम देखें कि हमारे पास 3 डिव थे एक कंटेनर के अंदर, और बस हम इनको जो है एक रो वाइज एक कॉलम वाइज जैसे है, और या फिर इसको ही हम एक रो वाइज जो है अलाइन कर पा रहे थे, ऐसा हम कर पा रहे थे। बट ग्रिड बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे 2x2 के 2 डिव हैं, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास 4 डिव हैं, और मैं चाहता हूं कि वो एक ग्रिड बॉक्स की तरह दिखें, मतलब एक इस तरीके से दिखें कि 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास जैसे होती है उस तरह से वो दिखें। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी की हेल्प से। और ये सभी कैसे होगा, तो उसके लिए पहले जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेता हूँ ये सभी चीज़ें, और एक बार हम यहाँ पे भी अपना एक वेब पेज बना लेते हैं ताकि इजीली इसको भी हम समझ पाएँ। रुक जा भाई, यहाँ पर जो है दोबारा से अपना वेब पेज बना लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम सेम एक वेब पेज हमारा बन गया है। सेम यहाँ पे अपनी एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले ली है, तो ये फर्स्ट वाली वाई एंड देन ये हमारी एक्स। सेम हमारे पास एक कंटेनर डिव है, और इसके अंदर हमारे पास 3 की जगह जो हमारे पास क्या है, 4 डिव्स हैं, 1 2 3 एंड 4। और जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि चारों इस तरह से दिखें, एक मैट्रिक्स फॉर्म में, 2x2 की मैट्रिक्स ग्रिड फॉर्म में दिखें। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है इसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा देंगे फ्लेक्स की जगह ग्रिड। तो डिस्प्ले हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम कर देंगे ग्रिड। जैसे ही मैं ग्रिड करता हूँ तो पहले मेरे पास जो है ये सभी डिव एक के बाद एक नीचे आ रहे थे इस तरीके से, 1 2 3 4। ग्रिड करने के बाद क्या होगा, ये सभी जो है इस तरीके से, अभी तो इस तरीके से फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि डिस्प्ले सिर्फ ग्रिड किया हुआ है। उसके बाद मेरे को जो है सेटअप करना पड़ेगा कि कॉलम्स किस तरह से दिखें और रो किस तरह से दिखें, या फिर कि कॉलम कितने हो और रो कितने हो। तो उसको हम कैसे सेटअप करते हैं, एक और प्रॉपर्टी से, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिससे हम कॉलम सेट करेंगे, और ग्रिड टेम्पलेट रोज, जिससे हम रोज सेट करेंगे। अब इनकी वैल्यूज भी जो है हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में दे सकते हैं। तो आइडियल तरीके क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। फ्रैक्शंस वाइज जो है हम इनकी वैल्यूज पहले देते हैं कि 1 FR एंड 1 FR। FR का मीनिंग होगा यहाँ पे फ्रैक्शन, और 1 का मीनिंग होगा कि 1 पार्ट। तो 1 FR में लिखता हूँ, इसका मतलब 1 फ्रैक्शन, और 1 FR लिखता हूँ 1 फ्रैक्शन। मीन्स अगर मेरे पास पूरा जो है कंटेनर इस विड्थ का है, तो इसमें से जो है 1 FR का एक कॉलम बन जाए, मतलब आधा 50% इधर आ जाए और 50% इधर आ जाए, तो ये मतलब होगा 1 फ्रैक्शन का, मीन्स हाफ। तो और अगर मैं यहाँ पे एक और फ्रैक्शन लिखता तो ये हो जाता कि ये 3 में डिवाइड हो जाता, 33 एंड 33.33, वो एक्स्ट्रा हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रैक्शन वर्क करता है। स्पेसिफिकली ये लेआउट अभी मैं अचीव करने के लिए यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, और सेम यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज को भी हम कर लेंगे 1 FR एंड 1 FR। बीच में स्पेस हमारा आएगा, कोई कॉमा वगैरह नहीं होंगे, एंड लास्ट में जो है हमारे सेमीकोलन तो आए होंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज दी, तो उसके बाद क्या हमको ऐसा ये देखने को मिल जाएगा हमारा आउटपुट
जी नहीं, अभी हमारे को देखने को नहीं मिलेगा, ये सभी जो है बिल्कुल चिपके हुए होंगे आपस में। उसके लिए हमको यहाँ पर भी जो है गैप प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज़ करना होगा। गैप, इसको हम रख देंगे यहाँ से 50 पिक्सल। 50 पिक्सल जैसे ही लिखेंगे हमारा ग्रिड जो है यहाँ पर पहुँच जा रहा होगा, तो ये हमारा ग्रिड जो है इस तरीके से बन जाएगा। और 2x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा जो है ग्रिड बॉक्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी अब सोच रहे होंगे कि ये सभी चीज़ें तो हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको ये अलग से ग्रिड बॉक्स क्यों सीखने की ज़रूरत है और क्यों हम अलग से टाइम वेस्ट करें ग्रिड बॉक्स में। तो पहले थोड़ा सा मैं जो है डिफरेंसेस ये दोनों में एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स, और बीच में लाइन एक पुटअप करके देन ग्रिड बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने कंटेंट को जो है अलाइन कर सकें वन डायमेंशन में। मीन्स जो है अपने रो वाइज और या कॉलम वाइज जब एक डायमेंशन में हमारे पास होता है 1D में, तो हम जो है इसको अलाइन कर सकें। बट वही ग्रिड बॉक्स का काम ये हो जाता है कि हम अपने जो है वेब पेजेस के लेआउट को जो है 2D लेआउट्स में जब हम करना चाहें मेंटेन एंड कंट्रोल, तो उसको जो है हम ग्रिड बॉक्स के थ्रू करते हैं। 2x2 हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्लेक्स बॉक्स से भी ये नहीं अचीव कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको जो है और एक्स्ट्रा कोड जो है अपना लिखना होगा, और उसमें थोड़ी और मेहनत हमको करनी पड़ेगी, जो कि हम ग्रिड बॉक्स के थ्रू इजीली जो है अचीव कर सकते हैं। सो फ्लेक्स बॉक्स क्या हो गया कि 1 डायमेंशन में जब हो तो हम 1D यूज़ करते हैं, एंड देन जब 2 डायमेंशन में हो तो हम ग्रिड बॉक्स यूज़ करते हैं। और जो है सभी डेवलपर्स जो भी सभी होते हैं वो दोनों का जो है मिक्सचर यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स से ही काम चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप ग्रिड बॉक्स से ही काम चलाएंगे, आप दोनों का जो है मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इसी में देख के आपको बता दूं। जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर को जो है मैंने सेट तो कर दिया यहाँ पर, इसकी तो ग्रिड हमने सेट कर दी, बट यहाँ पर हमारे पास एक और इसके बाद नीचे ग्रिड है। ये ऐसा हम समझ लीजिए आप, ये 4x4 का एक और ग्रिड है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये भी इसी के बगल में मुझको दिखे। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि इन सभी को जो है एक ही फ्लेक्स बॉक्स में जो है मैं रैप कर लूँ, और उस फ्लेक्स बॉक्स को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूं, और फिर ये जो है इसी जगह यहाँ पर आ जाए, ये चारों के चारों डिव, और ये सभी एक ही लाइन में दिखें। तो इस तरीके से जो है हम दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। तो चल लेते हैं हम अपने VS कोड में, और अब समझ लेते हैं ग्रिड बॉक्स को कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हैं। तो आ जाएंगे अपने VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद ये यहाँ से कंटेनर की ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद से हटा लेंगे। इसका ऑर्डर ये हटा लेंगे, ये भी ऑर्डर भी हटा लेंगे, बाकी कलर ये सभी तो हम रख लेंगे, और index.html में इसको सेव कर लेंगे यहाँ पर। और वापस से अपने ब्राउज़र में देख रहे होंगे कि ये एक के बाद एक हमको दिख रहा होगा। हमने वहाँ पर एग्जांपल देखा था 2x2 का, बट यहाँ पर हमारे पास 2x3 है, तो इसको पहले 2x2 ही कर लेते हैं। इसको div 1 ही ID दे के रख लेते हैं अभी, या यहाँ से एक और div बना लेंगे, 4th div। style.css में जाएंगे, और यहाँ से जो है div 4 यहाँ पे एक और बना लेंगे, और div 4 को जो मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से div 4, इसको कलर दे देते हैं हम बैकग्राउंड येलो, हमारे पास आ ही रहा था, तो BG येलो हम कर लेते हैं। अच्छा दिख रहा है, जी हाँ। तो अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले ग्रिड कैसे काम करती है। तो सेम कंटेनर में आ जाएंगे, एंड यहाँ पर डिस्प्ले लिखेंगे, एंड देन वैल्यू विल बी ग्रिड करते हैं। तो ये दिख रहा होगा अभी हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको लेआउट दिख रहा है। तो अब इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हम अपने 2x2 के ग्रिड में। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसको रख लेंगे 1FR एंड 1FR। इसमें जो है वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स में दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि 1 फ्रैक्शन में ही, बहुत से इसमें जो है पैरामीटर्स होते हैं जो हम देते हैं। और ये ग्रिड टेम्पलेट रोज, और इसको भी हम कर लेंगे 1FR। जैसे ही हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज देते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 2x2 का ग्रिड बन चुका है, बट ये बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ हमारी जो 100% है, इसको हम कर देंगे 100 पिक्सल। 100 पिक्सल करेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे, क्योंकि 100 पिक्सल था वो। इसको हम 200 पिक्सल कर लेंगे, 200 पिक्सल, एंड हाइट को भी 200 पिक्सल। 200 पिक्सल में भी क्या होगा कि आपस में बिल्कुल ये ग्रिड हमारा बन जाएगा। अब हम इसमें जो है गैप देंगे थोड़ा सा, गैप विल बी 10 पिक्सल। 10 पिक्सल के बाद हमको यहाँ से गैप दिखने को मिलेगा कि इनके बीच में गैप आ चुका है। अब मैं गैप को जो है 50 पिक्सल बढ़ा लूँ क्या, गैप को ही बढ़ा लेते हैं 50 पिक्सल। तो अब ये हम देख रहे हैं जैसा हमने लेआउट यहाँ पर देखा था, ये लेआउट, यही हमारा 2D लेआउट यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो इस तरीके से हम जो है ग्रिड बॉक्स का यूज़ करते हैं, और इसमें भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जिसके थ्रू हम मोर कस्टमाइजेशन एंड मोर कस्टम लेआउट्स अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं, जो कि एक और एग्जांपल से अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट और लेआउट बना सकते हैं। जैसे मैं एक डिव यहाँ से कट कर लेता हूँ,
कट करने की जगह क्या हम इसको कमेंट कर लेते हैं और वापस आएंगे अपने ब्राउज़र में और देखेंगे कि ये एक डिव यहाँ से हट चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, किस तरीके का लेआउट मुझे चाहिए यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरीके का कुछ लेआउट चाहिए कि ये दोनों कॉलम मेरे ऐसे आएँ और लास्ट का जो रो है वो पूरे 2 कॉलम की विड्थ को एक्वायर करे। तो किस तरह से हमें कर सकते हैं, इसके लिए वापस आ जाते हैं वे अपने वीएस कोड में, क्योंकि यही तो हम ग्रिड बॉक्स से सीख रहे हैं ना कि हम किस तरह से कस्टम लेआउट्स अपने बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो उसके लिए अपन लोग क्या कर लेंगे, सिंपली पहले यहाँ से जो है ये हाइट विड्थ जो है हटा लेंगे, क्योंकि सभी में अभी एक इक्वल हाइट एंड विड्थ लगी हुई है तो वो जो है काम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए अपन लोग अब यहाँ पर कर लेंगे एक और प्रॉपर्टी का यूज, जिसको हम करेंगे ग्रिड कॉलम एंड स्पैन 2। जैसे हम ये लिखेंगे और वापस जाकर हम ब्राउजर में देखेंगे तो ये हमारा जो है जैसा लेआउट हमको चाहिए था वैसा आ गया है। और चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेस कम कर सकते हैं बीच में, ग्रिड गैप जो है इसको 10 पिक्सल कर देंगे। वापस देखेंगे तो ये अब हम लेआउट बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से जो है हम स्पैन प्रॉपर्टी का यूज़ करके, माफ़ कीजिएगा, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी से स्पैन कर सकते हैं इधर, और ऐसे ग्रिड टेम्प रो में भी हम कर सकते हैं अगर रो वाइज हम करना चाहें। तो इस स्पैन टू का जो है मतलब क्या होता है ये पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो आ जाएंगे इधर स्क्रीन पर और इधर हम देखेंगे कि स्पैन का जो है इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन पहले कर लेंगे। हम देखें कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्पैन टू। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एक दूसरी प्रॉपर्टी के लिए जो होता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और इसमें हम वैल्यू देंगे 2, और ग्रिड कॉलम एंड ये आएगा हमारा ऑटो, क्योंकि लास्ट में जो एंड हो रहा है उसमें हम ऑटो करेंगे। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन दोनों के लिए। तो हम इतने 2 लाइनें लिखने के जगह हम लिखते हैं ग्रिड कॉल स्पैन टू। और ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी जो होंगी हमारी ग्रिड रो के लिए होंगी। अगर हम रो वाइज स्पैन करना चाहें तो यहाँ पर जो मैं रो लिखूंगा इसको भी स्पैन अगर 2 करूँ, तो इसी तरीके से जो है सेम प्रॉपर्टीज ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए, बस यहाँ पर जो है रो हमारा आ जाता है। और अगर मैं कलेक्टिवली देखूं कि पूरे अगर कॉलम स्टार्ट एंड रो एंड ये किस तरह से होगा, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आ जाती है ग्रिड एरिया, जिससे हम सिंगल प्रॉपर्टी में ही सब कुछ कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू हम इस तरह से देखते हैं 1 2 3 एंड 4। और ये क्या होगा कि इसमें ये फर्स्ट आ जाता है हमारा पास रो स्टार्ट, सेकेंड हमारे पास आ जाता है कॉलम स्टार्ट, देन हमारे पास आ जाता है रो एंड देन कॉल एंड। इस तरीके से हमारे ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी जो है काम करती है, जिसमें हम सिंगल प्रॉपर्टी में ये जो है रो टू कॉलम पूरा ही जो है स्टार्ट एंड एंड जो है पूरा एक ही प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देते हैं। इसमें हमारी एक चीज अभी रह गई थी जो कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर जो हम ऊपर देख रहे थे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हमने यहाँ पे लिखा था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड रोज, तो इसमें हम जो है वैल्यूज हमने वन फ्रैक्शन में दी थी। बट मैंने कहा था कि हम और भी यूनिट्स में वैल्यूज दे सकते हैं, तो वो और यूनिट्स क्या होती हैं एक बार हम जरा वो देख लेते हैं। तो वो और यूनिट्स क्या होती हैं एक बार हम वो भी जरा देख लेते हैं कि आप डिफरेंट तरीके से किस तरह से इसमें वैल्यूज दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लें क्या, या इधर ही हम थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेंगे। तो इधर हम कर लेंगे कि थोड़ा सा लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से हम जो है इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम जो देख ही लिया था कि वो हम फ्रैक्शंस में दे सकते हैं, फ्रैक्शंस में। और फ्रैक्शंस क्या होता है वो हमने देख लिया था, जैसे 1 FR एंड 1 FR हम इसको दे सकते हैं। 1 FR की जगह हम इसको 2 FR और फिर एक और रो हमारे पास हो तो 3 FR भी इसको कर सकते हैं। जिस टाइप से हम देना चाहें उस टाइप से फ्रैक्शंस हम कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है पिक्सल्स में हम वैल्यू दे सकते हैं। और पिक्सल में हम क्या कर सकते हैं कि इन पिक्सल मैं दिखाई देता हूँ आपको लिख के पिक्सल्स। तो हम इसमें कर सकते हैं 200 पिक्सल्स और फिर 200 पिक्सल्स, या जितने भी पिक्सल हो उस तरह से हम रख सकते हैं। थर्ड हम कर सकते हैं मिन मैक्स का यूज़, जो कि अगेन रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि मिन मैक्स में हम ये कर सकते हैं मिन और मैक्स, हम इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं 200 पिक्सल कॉमा 400 पिक्सल। अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो मिनिमम विड्थ है वो 200 पिक्सल हो और जो मैक्सिमम विड्थ हो वो 400 पिक्सल हो, मीन्स कि आप जब बिल्कुल हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं तो छोटे डिवाइस की जो विड्थ हो उस पर 200 पिक्सल दिखेगा, और उससे बड़ा जो डिवाइस होगा मैक्सिमम डिवाइस होगा उस पर जो है 400 पिक्सल होगा। अब फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं कि फोर्थ टाइप आप कैसे दे सकते हो। वो हम कर सकते हैं रिपीट। रिपीट में हम क्या कर सकते हैं, रिपीट में हम करते हैं कि इसको रिपीट हम लिखते हैं पहले, फिर कितने बार हमको जो है रिपीट करना है, क्योंकि अगर हमको 10 फ्रैक्शन चाहिए सेम अमाउंट के तो हम कैसे उसको लिखेंगे 10 बार 1 FR तो यहाँ पर जो है हम नहीं लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 10 और इधर हम लिख देते हैं कि उस
कि वैल्यू कितनी हमको चाहिए, जैसे हमको चाहिए 200 पिक्सल। तो ये कैसे काम करेगा कि ये 10 बार जो है 200 पिक्सल्स के कॉलम हमारे बना देगा। अगर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में इसको यूज करते हैं तो ये 10 कॉलम बना देगा सेम वेट के। अगर हम ग्रिड टेम्पलेट रोज में इसको लिखते हैं तो ये 10 जो है रोज बना देगा सेम वेट की। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज ग्रिड बॉक्स में दे सकते हैं। और आई होप आपको जो है ग्रिड बॉक्स अब समझ आ चुका होगा, और अब आप जो है अपनी वेबसाइट के डिफरेंट और कस्टम लेआउट्स बनाने में ग्रिड बॉक्स का भी यूज कर रहे होंगे। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मीडिया क्वेरीज पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बार नोट कर दूंगा, मार्क कर देंगे हम अपनी हेडिंग मीडिया क्वेरीज। सो मीडिया क्वेरीज जो है बिल्कुल सिंपल क्वेरीज होती हैं जो कि हम अपनी सीएसएस फाइल में लिखते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट डिवाइसेस पर अपने जो है सीएसएस को चेंज कर सकते हैं। इट्स लाइक एडिंग ब्रेक पॉइंट्स टू डिफाइन डिफरेंट लेआउट्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। हम जो है सिंपल विड्थ डिवाइस की, जैसे विड्थ हमारे पास मोबाइल होता है उसकी विड्थ हम लिख लेते हैं और फिर हम उसमें जो है अलग से सीएसएस डिफाइन करते हैं। इसमें भी हमारे पास जो है डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको लिखकर जो है हम डिफरेंट डिवाइसेस पर जो है रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि हमारे पास जैसे 3 तरह के डिवाइस हम मान लेते हैं। पहले हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन हम मान लेते हैं, फिर हम एक अपना टैब मान लेते हैं एक, देन हमारे पास एक जो है अपना डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप हम मान लेते हैं। तो इन तीनों की जो है विड्थ जो है तीनों की अलग अलग होती है। तो हम तीनों के लिए जो है अलग अलग सीएसएस जो है लिख सकते हैं। और उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक ही फाइल में जो है हम डिफरेंट मीडिया क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर मीडिया क्वेरीज का सिंटैक्स देखें तो ये सिंपल, शुरुआत में हमारे पास ऐट सिंबल आएगा, देन हम लिखते हैं मीडिया, देन उसके बाद हम जो है डिफाइन करते हैं अपनी विड्थ। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ दो टाइप से हम लिख सकते हैं। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ, इनका क्या मतलब होता है अभी हम देख रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 767 पिक्सल या 768 पिक्सल, मतलब मोबाइल विड्थ की यहाँ पे बात अभी हो रही है। तो ये इस तरह से ब्रेसेस ओपन होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो हम सी लिखते थे वही सी इसके अंदर लिख रहे होंगे। तो सिंपली हम जैसे क्लास एक सेलेक्टर कंटेनर हम मान लें, कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास h1 है। इसको जो है हम सी देना चाहें जैसे फॉन्ट साइज, इसका हम फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसको कर देंगे 10 पिक्सल और इसको कर देंगे बंद, और ये भी ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो है बाहर तो सी जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी, वो हमने लिखी हुई है मान लीजिए पूरे सभी डिवाइसेस के लिए। बट जब स्पेसिफिकली ये मोबाइल डिवाइस में वेबसाइट ओपन होगी और ये H1 जब ओपन होगी तो उसका जो है फॉन्ट साइज है वो 10 पिक्सल हो जाएगा। बाहर चाहे मैंने H1 को, जैसे मैंने फॉन्ट साइज अगर यहाँ पे मैं FS लिखूँ और फॉन्ट साइज मैंने 100 पिक्सल भी दिया है, तो वो जो है काम नहीं करेगा। स्पेसिफिकली ये वाली सीएसएस जो उसके अंदर काम कर रही होगी। तो यही काम होता है मीडिया क्वेरीज का। इसमें जो है हम दो टाइप से मीडिया क्वेरीज लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको दिखाया मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम विड्थ, मतलब 767 जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि 767 की जो मैक्सिमम विड्थ है, इस विड्थ तक जितने भी डिवाइस होंगे उनमें ये सीएसएस रूल अप्लाई हो रहे होंगे, और उसके बाद जो है उसमें वो सीएसएस रूल अप्लाई होंगे जिससे ऊपर लिखे होंगे। और सेकंड हमारे पास आता है मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ में जब लिखता हूँ, और मिनिमम विड्थ में अगर ऐसे लिखूंगा मैं 800 पिक्सल और उसके बाद सीएसएस लिखेंगे, तो उसका मतलब होगा कि मिनिमम विड्थ जिसकी 800 है उससे ज़्यादा जिनकी विड्थ होगी उन सभी में जो है ये सीएसएस अप्लाई हो रही होगी। जैसे हम डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस लिखते हैं वो इन डिवाइसेस के लिए लिखते हैं, बट जब हम मोबाइल के लिए सीएसएस पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं मोबाइल फर्स्ट, तो हम उसमें जो है मोबाइल के लिए सीएसएस लिखेंगे। बट उसके बाद से अगर हम चाहें कि मिन विड्थ जिसकी 800 पिक्सल हो उससे ज़्यादा जो हो उसमें अलग सीएसएस चले, तो हम जो है यूज़ करते हैं मिन विड्थ का। और इन दोनों का जो है यूज़ करके हम जो है हाइब्रिड मॉडल भी एक बना सकते हैं, और ज़्यादा स्पेसिफिक जो है हम जिससे रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मीडिया, हम ये लिखते हैं मीडिया, और देन मैक्स विड्थ, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मिन विड्थ, मीन्स की मिनिमम विड्थ जिसकी 600 पिक्सल हो, और एंड यहाँ पर हम लिखते हैं बीच में फिर हम लिखते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं 800 पिक्सल, और यहाँ पर ओपन कर लेंगे ब्रेसेस और यहाँ पे क्लोज। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा कि हमने मिनिमम विड्थ जिसकी 600 पिक्सल है डिवाइस की, और जिसकी जो है 800 पिक्सल है मैक्सिमम विड्थ, तो इन दोनों के बीच में जो डिवाइसेस आएंगे वो होगा 600 पिक्सल से लेके 800 पिक्सल तक के डिवाइस। तो इन सभी डिवाइसेस के लिए जो है हम स्पेसिफिक सीएसएस यहाँ पर लिख रहे हैं।
तो इस तरीके से जो हम स्पेसिफिक बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिवनेस जो अचीव करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू अचीव, और वेरी स्पेसिफिक हम जा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। तो चल लेते हैं अपने वीएस कोड में, जहां पर हम देख रहे होंगे प्रैक्टिकली इन मीडिया क्वेरीज का यूज। तो आ जाते हैं अपने वीएस कोड में, और यहाँ से अब हम लोग जो है ये सभी CSS कंटेनर्स ये सभी यहाँ से कट कर लेंगे, और ये index.html से भी ये कोड अपना कट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, एक हम यहाँ पे भी कंटेनर फिर से बना सकते हैं। तो कंटेनर बना ही लेते हैं एक और, सही रहता है सही रहता है रैप करने के लिए। कंटेनर बन गया। अब यहाँ पे हम h1 लिखते हैं, और यहाँ पे हेलो हेलो देयर ये लिख लेंगे, और एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेंगे हम, वेलकम टू डेव टू DSA। ये इंस्टाग्राम हैंडल अपना है, और YT हैंडल भी ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा। अब वापस आएंगे ब्राउज़र में, देखेंगे वेलकम टू डेव टू DSA। तो ये क्या हुआ है कि ये जो स्टाइल डॉट CSS में फ्लैक्स था वो लगा हुआ था, सेव मैंने नहीं किया था। अब देखेंगे तो ये सेम आ रहा है सही यहाँ पे। तो अब हम इसमें मीडिया क्वेरीज कैसे लिखते हैं, तो पहले जो है हम यहाँ पे कंटेनर का जो है ये साइज़ बड़ा कर लेंगे इससे H1 का, नॉर्मल जो डिवाइस के लिए। कंटेनर में H1 फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 100 पिक्सल, और देन कंटेनर पैराग्राफ फॉन्ट साइज 70 पिक्सल 70 पिक्सल। अब देखें तो ये फॉन्ट साइज आपको दिख रहा होगा, और फॉन्ट वेट भी हम यहाँ से कर लेंगे। फॉन्ट वेट 800 नहीं, और फॉन्ट वेट इसका भी करूँ तो मैं इसको 400 अपन लोग कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हमको दिख रहा होगा। तो अब जैसे कि मैं यहाँ से अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँ और देखेंगे हम, तो ये जो है डिवाइस की विड्थ जहाँ से हम रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं कि ये कम करने पर भी ये जो है छोटा नहीं हो रहा है, ये सेम साइज का रह रहा है। तो इस जगह अब मीडिया क्वेरीज का यूज़ आता है। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे होंगे मीडिया क्वेरीज, कमेंट यहाँ पे एक लिख लेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस गोज हेयर। कमेंट्स भी साथ में हमको लिखते रहना चाहिए अपने कोड के साथ में। यहाँ पे देखिए सजेशन पहले ही मुझे मिल गया था मीडिया क्वेरी का, और जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ ये आ जाता है। और मैंने AI इसका यूज़ किया है थोड़ा सा, अब ये मैनुअली मैं लिख सकता था बट ये चीज़ मैंने आपको दिखाई वहाँ पर। जैसे मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं लिखूँ कंटेनर, सेम CSS बाकी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बस इसमें हम जो है रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर देंगे। 100 पिक्सल जो वहाँ पे था उसको मैं 20 पिक्सल कर दूंगा, 20 थोड़ा कम हो जाएगा, 30 पिक्सल मान लीजिए। 30 पिक्सल जैसे ही करूँगा, और यहाँ पे अब मैं जाऊँ, अगर आप यहाँ पर जो है ये देखते रहिएगा 688 है, जैसे ये 768 है, और जैसे 770 हुआ 768 पर वहीं 768 हुआ तो जीरो छोटी हो जाएगी विड्थ, माफ़ कीजिएगा फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, और बड़ा करते ही फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है लिख सकते हैं हम। और सेम हम पैराग्राफ टैग का भी कर लेंगे, कंटेनर पैराग्राफ, और यहाँ पर अब हम क्या लिख लेंगे, फॉन्ट साइज इक्वल्स 20 पिक्सल। अब देख रहे होंगे जैसे हम 700 पिक्सल 68 पिक्सल नीचे जाएंगे वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है रिस्पॉन्सिवनेस मीडिया क्वेरीज के थ्रू जो है अपनी वेबसाइट्स में ला सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ चुके हैं कि मीडिया क्वेरीज यूज़ कैसे होती है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है हाइब्रिड जो हमने देखा था, दोनों को हम मिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम मीडिया लिखेंगे, मीडिया एंड देन मिन विड्थ हम यहाँ पर लिख रहे होंगे 600 पिक्सल, एंड मैक्स विड्थ विल बी 800 पिक्सल। और उसके लिए हमको जो है ना इसको 500 पे डालना होगा, क्योंकि फिर दोनों ओवरलैप करेंगे एक साथ में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर का जो H1 है, एक क्लास नेम था, कंटेनर का जो H1 है उसका फॉन्ट साइज हमको क्या चाहिए, 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। और कंटेनर की जो हमारे पास पैराग्राफ है उसका जो हमको फॉन्ट साइज कितना चाहिए, उसको अपन लोग कर लेंगे 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। जैसे ये क्या, वापस आएंगे, अब आप देखते रहिएगा कि स्पेसिफिक जो 800, जैसे हम 800 हिट करेंगे ये देखिए छोटा हो चुका है 50 पिक्सल। और जैसे ही 600 तक हम जाएंगे, 600 के बाद ये फिर से वापस हो जाएगा, क्योंकि हमने 500 के लिए वो लिखा था बाद में। और जैसे हम 568 से नीचे जाते हैं तो फिर से छोटा हो जाता है। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर
तो इस तरीके से जो है डिफरेंट मीडिया क्वेरीज आप लिख सकते हैं अपने कस्टम वेबसाइट्स के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए और कस्टम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने के लिए। तो आई होप आप जो है मीडिया क्वेरीज भी समझ चुके होंगे। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके लिए हम आ जाएंगे अपने वन नोट में, और वन नोट में भी इस टॉपिक का तो ज़्यादा कुछ खैर काम होने नहीं वाला है। तो फोर्थ अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे थे एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स। ये सीधे हम जाके अभी गूगल से ही देख रहे होंगे, और अभी यहाँ पे ज़्यादा मैं थ्योरीज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स में हमारे पास क्या होता है कि जो प्रीबिल्ट सीएसएस जो हमारी किसी और कंपनी द्वारा जो है बनाई हुई है, उसको जो है हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लेते हैं थ्रू दी सीडीएन, या फिर डाउनलोड करके उसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में जो है लिंक कर सकते हैं, जैसे हम सीएसएस लिंक करते ही हैं। और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू द सीडीएन। अब सीडीएन क्या होता है? सीडीएन, अब सीडीएन जो कि स्टैंड करता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के, विच इज़ जस्ट एन डिलीवरी नेटवर्क जो कि कंटेंट को जो है डिलीवर करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी सीडीएन के थ्रू किसी सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक कनेक्ट करते हैं, मीन्स अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करते हैं, तो उस फाइल का जो कंटेंट आपके फाइल से लिंक हो जाता है। देन आप जो है उनकी क्लासेज, उनके फंक्शंस और वो सभी अपनी उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर कभी की हो, तो उसमें आप देखते हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। उसी तरह से हम सीडीएन भी यहाँ पर मान सकते हैं कि लिंक हम उसी तरह से करते हैं। तो अभी हम सीधे चल लेंगे अपने ब्राउज़र में, और वहाँ से हम देख लेंगे कि एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स में हम बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों चीज़ें देखेंगे, एक ओवरव्यू। और बूटस्ट्रैप से हम कोई भी एक छोटा प्रोजेक्ट अभी देख लेंगे किस तरह से बनता है, किस तरह से लिंकिंग होती है, और उसके बाद जो हम इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे होंगे। तो चल लेते हैं अपने ब्राउज़र में एक बार, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। तो उसके लिए पहले हम न्यू टैब ओपन कर लेंगे, यहाँ हम सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप, और एक और न्यू टैब में हम यहाँ पे कर लेंगे टेलविंड सीएसएस सर्च। और पहले हम देख लेते हैं ये बूटस्ट्रैप जो यूआरएल आया पहला, इसको ओपन आपको कर लेना है। तो बूटस्ट्रैप हमारा एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे पास प्री बिल्ट क्लासेज जो है अवेलेबल होती हैं, जिसको यूज़ करके जो है हम अपनी वेबसाइट में ब्यूटीफुल यूआई जो है बना सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के फायदे जो है शुरुआत में पहले आपको बता दूं, यही होते हैं कि इससे आप फास्ट काम कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव साइट्स जो आप बना सकते हो, और कम से कम कोड में आप ये सभी काम कर सकते हो। बस मेजर ड्रॉबैक इन फ्रेमवर्क्स में ये होता है कि आप जो है थोड़ा सा कस्टमाइजेशन में लैग कर जाते हो। वो भी आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा और टाइम लगाओ तो उसके साथ आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर कस्टमाइज वेबसाइट बनाना चाहते हो, देन आप बूटस्ट्रैप को इग्नोर करके वनीला सीएसएस जो है लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम बात की थी सीडीएन की। अब सिंपली ये सीडीएन कॉपी करते हैं और सीधे हम वीएस कोड में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के नीचे इसको जो है लिंक कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे इसको पेस्ट करते हैं, तो अब हमारी जो है सी एस एस लिंक हो चुकी है, बूटस्ट्रैप सी एस एस हमारी मेन HTML फाइल से लिंक हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ हम आ चुके हैं अब डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि आप रीड कर सकते हैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका मन हो तो। बाकी हम सीधे आ जाएंगे नीचे यूटिलिटीज़ में, यहाँ पर लिखा है कलर्स। तो कैसे हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो है सी एस एस बूटस्ट्रैप सी एस एस लिंक हुई है? तो यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी जो है हमारा जो कलर है ये वाइट, ये है ब्लूइश काइंड ऑफ। तो यहाँ पर हम क्लास दे लेंगे इसको एक क्लास, देन टेक्स्ट प्राइमरी, और ये जो है यहाँ से हटा लेना है। जैसे हम आएंगे वापस तो देख रहे होंगे हमारी हेडिंग का जो है कलर चेंज हो चुका है, और ये आ चुका है टेक्स्ट प्राइमरी कलर। तो इस तरीके से जो है हम प्री बिल्ट क्लासेस जो है यहाँ पर डिफाइन होती है, ये सभी अपने कंटेंट HTML के कंटेंट एलिमेंट में जो है यूज़ कर सकते हैं, और उनको डिफरेंट कलर्स और प्रॉपर्टीज एंड डिज़ाइनिंग वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट वार्निंग यहाँ पे लगाया है, तो अब ये देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। तो कितना इजी रहेगा कि आप सीधे क्लास नेम यहाँ पे लगाओ और आपकी चीज़ें जो है चेंज हो जाएं। बाकी वहीं अगर CSS में हमको करना होता तो हमको पूरी CSS लिखनी होती, टारगेट करना होता, देन उनके अंदर प्रॉपर्टीज देनी होती हैं। तो इस तरीके से हम जो है बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं और पूरा जो है वेब पेज अपना डिज़ाइन करते हैं। पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगी, किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो ये पूरा आपके पास अवेलेबल है। बाकी जो है हम एक सिंपल वेब पेज कैसे बनता है फास्ट हम देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास स्निपेट्स भी प्रोवाइडेड है कि आप कैसे मिनट्स में, कुछ मिनट्स के अंदर आप पूरा वेब पेज अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये अगर हम करके देखना चाहें तो सिंपली पहले मैं एक फाइल और बनाता हूँ, या फाइल और क्या बनानी है, हम इसी को जो है यहाँ से कंटेनर हटा लेंगे, और देन वापस यहाँ से थोड़ा एंटर लेंगे। और सबसे पहले हमको दिख रहा है हेडर्स, एक हेडर हमको एक वेबसाइट में अपनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो है ये हेडर चूज़ कर लेंगे, और डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे अगर आप माउस से हैं तो, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डिव आपको दिख रहा होगा, और ये डिव ये भी दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको हेडर दिख रहा होगा, और ये हेडर को आपको जो है डबल क्लिक करना है।
देन क्लिक ऑन कॉपी, देन क्लिक ऑन कॉपी एलिमेंट। जैसे ही कॉपी एलिमेंट किया, आपने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर आप अपने ब्राउज़र में आएंगे, आपको दिखेगा आपके उसमें ये पूरा जो है हेडर कंपोनेंट आ चुका है। अब वापस से हम यहाँ पे जाएंगे। अब हमने हेडर तो अपनी वेबसाइट में ले आया है। अब हेडर के बाद हमको क्या चाहिए, एक हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन हमको चाहिए, तो हम कौन सा हीरो सेक्शन हम लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सेंटर्ड इमेज, हम चाहेंगे कि ये ही हम लेंगे यहाँ से, रिस्पॉन्सिव लेफ्ट अलाइंड हीरो विद इमेज। इंस्पेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे भी सेम हम ये ही एक डिव जो हमारे पास है, इस डिव को हम क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक ऑन कॉपी एंड देन कॉपी एलिमेंट, और यहाँ आएंगे नीचे एक और पेस्ट, देन वापस आएंगे, इधर देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव लेफ्ट अलाइंड हीरो इमेज विथ, यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज बड़ा हुआ है क्योंकि हमारी CSS पहले से लिंक है। इस CSS को जो है हमको यहाँ से कट कर लेना है। कट करेंगे, अब देखेंगे आपकी बिल्कुल सेम हमको देखने को मिल रहा है। और वापस हम आएंगे हीरो सेक्शन के बाद हमको क्या चाहिए, एक और सेक्शन हमको चाहिए फीचर्स का। फीचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फीचर्स कुछ भी ले सकते हैं अपने, कौन से फीचर्स हम लेना चाहेंगे, जैसे इमेजेस ले सकते हैं, बट इमेजेस लगानी होंगी उसके लिए इससे अच्छा हम हैंगिंग आइकन्स को हम जो लगा लेंगे यहीं से। और ये हमारा डिव आ जाएगा, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपली मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप से 2 से 3 मिनट में ही पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं और फिर इसको जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट जब रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फीचर्स भी आ चुके हैं, और फीचर्स के बाद हम अपना और यहाँ से कंटेंट लेना चाहें, जैसे साइड बार्स हो गए, फुटर्स हो गए, तो फुटर अब लगा लेते हैं और ये वेबसाइट को जो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। और ये फुटर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, ये फुटर आ गया, ये क्लिक ऑन कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट किया और यहाँ से अब हम फुटर भी पेस्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर जो है हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो है इमेजेस जो है चेंजेस कर लूँगा और ये लिंक्स जो है चेंज कर लूँगा और पूरी वेबसाइट को अपने तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ अपनी नीडेड के अनुसार। तो ये फ़ायदा होता है बूटस्ट्रैप का। बट अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे और कस्टमाइजेशन में चाहूँ, जिस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स में कर रहे थे कि मैं इसको ग्रिड बॉक्स यहाँ से बना दूँ और अलग कर दूँ, तो वो मैं जो है डायरेक्ट इसमें नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एडिशनल CSS भी लिखनी होगी। तो वो थोड़ा कस्टमाइजेशन का एक इशू रहता है। बाकी नहीं तो हम ये एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स जो हैं बेटर होते हैं यूज़ करने के लिए, अगर हमारे पास टाइम कम है और हम जो है अपना कस्टमाइज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देन हमको जो है फोकस रखना चाहिए अपनी मेन CSS पर। तो इस तरह से हमने देखा बूटस्ट्रैप को। और ऐसे ही सेम हमारा आता है टेलविंड CSS, ये थोड़ा और मॉडर्न हमारे पास फ्रेमवर्क आ जाता है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्यूटीफुल कंपोनेंट बनाने के लिए और ब्यूटीफुल UI बनाने के लिए। और इसी तरह से सेम हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या आपका टर्मिनल कमांड लिखी हुई है, फिर कॉन्फ़िगर टेम्पलेट पाथ्स लिखा हुआ है, तो इसी सेम तरीके से यूज़ होता है। ये हम सीख रहे होंगे जब हम बैकएंड Node.js वगैरह कर रहे होंगे, उसके साथ साथ हम टेलविंड CSS भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम बाद में और प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम बूटस्ट्रैप की जगह टेलविंड का यूज़ करेंगे, देन हम सीख रहे होंगे टेलविंड CSS को प्रोजेक्ट्स के साथ ही उसी में। तो आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और सभी चीज़ें आपको जो है समझ आई होंगी। और सभी चीज़ें अगर आपको समझ आई हों बढ़िया से, तो आपको जो है सिंपली क्या कर लेना है, youtube.com/dev2ds से ये वीडियो जिस चैनल पे आप देख रहे हो उसको सिंपली जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन ऑल, एंड इस तरीके से आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे सबसे पहले। बस इतना सा काम आप सभी ने कर लेना है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको कोई और कस्टम वीडियो पहले चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि पूरी वीडियो इस पे बनाए हम एक्सटर्नल फ्रेमवर्क पे, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। बाकी तो अपन लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद जावास्क्रिप्ट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।